नमस्कार, आप देख रहे हैं अनलॉक इंटरव्यू और मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट। आज हम आपको इस खास पेशकश में मिलवाएंगे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी से, जिन्होंने प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान शिक्षा व्यवस्था, सरकारी स्कूल की स्थिति समेत कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं अनलॉक इंटरव्यू। सूबे की 17वीं विधानसभा में पहले ही प्रयास में सफलता हासिल करने वाले ये शख्सियत हैं हमारे प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये माननीय वाक पटुता में तो पारंगत है ही, साथ ही भाषण वाद विवाद के साथ अर्थशास्त्र और पुस्तकों के अध्ययन में खासी अभिरुचि रखते हैं। 1 मई 1978 को सिद्धार्थ नगर के इटवा गांव में जन्मे डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने एबीवीपी से राजनीति में एंट्री ली और संगठन के थिंक टैंक के रूप में काम किया। पहले ही प्रयास में विधायकी जीतने वाले सतीश द्विवेदी मुख्यमंत्री योगी के विश्वास पात्र मंत्रियों में गिने जाते हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में विद्यार्थी परिषद को वैचारिक और सांगठनिक रूप से मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। डॉक्टर सतीश द्विवेदी को अर्थशास्त्र में विशेष रुचि है। नेट और पीएचडी धारी डॉक्टर सतीश विभिन्न विषयों पर भी अपना शोध पत्र जारी कर चुके हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री की माने तो योगीराज में यूपी कई ऊंचाइयों को छू रहा है। सरकार लगातार अपने कामों को हर कीमत पर जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है, चाहे मुश्किल हो या आम दिन, चाहे आपदा काल हो या वैश्विक महामारी काल ही क्यों ना हो। सरकार सूबे के मौलिक ढांचे जैसे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, वाणिज्यिक और चिकित्सकीय क्षेत्रों का कायाकल्प तो कर ही रही है, साथ में अभूतपूर्व विकास के लिए हर जोखिम का भी सामना कर रही है और डटकर हर स्थिति परिस्थिति से लोहा लेने के लिए तैयार है। 19 मार्च 2020 को सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं और इन 3 सालों में सरकार ने अपने सभी एजेंडे को आवाम तक पहुंचाने की यथासंभव कोशिश की है। इसी कड़ी में एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना कैसे साकार होगा, ये बताया सूबे के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने। नमस्कार, मैं हूं आलोक। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद्र द्विवेदी हैं। राजनीति में आते ही कहा जाए तेज तर्रार न सिर्फ नेताओं में, विधायकों में, बल्कि अब जो विभाग मिला है उसमें भी इनकी उसी श्रेणी में गिनती होती है। विभाग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बेसिक शिक्षा का मतलब ही है कि सरकार ने फोकस ही कर रखा था कि हम एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए शिक्षा में जरूर सुधार करेंगे, अच्छा सुधार करेंगे। बहुत चुनौतीपूर्ण माहौल में इनको ये विभाग मिला है। जो आपको दायित्व दिया उसे भी आप पूरे कहा जाए सरलता से और स्मूथ निकाल के लेके जा रहे हैं। ये आपको मुझे लगता है कि बधाई का पात्र होना चाहिए। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस समय सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला, जब देश में मोदी सरकार और प्रदेश में योगी सरकार काम कर रही थी। पार्टी नेतृत्व ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे अवसर दिया और जब मैं मंत्रिमंडल के विस्तार में शामिल हुआ तो जब शिक्षा विभाग मुझे मिला, बेसिक शिक्षा विभाग मिला, तो स्वयं एक शिक्षक होने के नाते ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय था, सौभाग्य का विषय था और एक चुनौती भी थी। चुनौती ये थी कि कई बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के पहले बेसिक शिक्षा को लेकर के समाज में बड़ी नकारात्मक छवि थी, जिसको ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से और बच्चों को तमाम सारी सुविधाएं, उनके यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, इन सब के माध्यम से, शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि के माध्यम से योगी सरकार ने इस बेसिक शिक्षा का स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश की और उस ऑपरेशन कायाकल्प और बेसिक शिक्षा के इस बदलाव के दौर का हिस्सा बनने का, उसका नेतृत्व करने का मुझे अवसर मिला। मैं इसके लिए अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि शिक्षा को लेकर के सरकार गंभीर भी दिख रही है और आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं। अब अगर इस लॉकडाउन के पीरियड की बात की जाए तो कैसे विभाग के कार्यों को देखा करते थे और किस तरह से लॉकडाउन का समय आपका गुजरा, इसका कैसे आपने उपयोग किया? देखिए, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जी,
इस पूरे लॉकडाउन में लॉकडाउन के प्रोटोकॉल का पालन करना तो हम सब के लिए आवश्यक था, हमने किया ही। लेकिन कभी हमारे लिए खालीपन नहीं रहा, कभी ऐसा नहीं रहा कि समय कैसे बीतेगा जी। पहले दिन से ही 24 तारीख को लॉकडाउन हुआ, उसी दिन से फेसबुक लाइव के माध्यम से हमने तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हमारी थी, हमारे विधानसभा क्षेत्र जो इटवा था, जनपद सिद्धार्थनगर था, वहाँ के लोगों से जुड़ने के लिए हमने फेसबुक लाइव पर संवाद शुरू किया था कि अगर वहाँ अचानक से जो परिस्थिति आई है, अकल्पनीय था, लोग इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। हाँ, पूरे दुनिया ही एक तौर पे उसके लिए जी। हमारे क्षेत्र के लोगों को, मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते चिंता थी कि वहाँ के लोगों को कोई असुविधा ना हो, हमारे गृह जनपद में कोई दिक्कत ना हो, उससे जुड़ा। धीरे धीरे उस माध्यम से पूरे प्रदेश से जुड़ने लगा और अगले दिन ही हमने अपने विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से बात की, क्योंकि हमको लगा कि हमारा नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा था, हमारा स्कूल चलो अभियान शुरू होता, हम हर बच्चे को स्कूल तक लाने के लिए प्रयास करते और 1 अप्रैल से 20 मई तक की पढ़ाई होती, बच्चे नए सत्र की कुछ चीज़ें पढ़कर फिर उसके बाद गर्मी की छुट्टियों में अपने घर में पढ़ाई करते। इन सब चीज़ों को लेकर हमने विभाग में मंथन शुरू किया और तुरंत ही हमने पहला आह्वान तो हमने अपने विभाग के लोगों से किया कि एक बड़ा संकट है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी कोविड केयर फंड बनाया था इस महामारी से लड़ने के लिए। हमने अपने विभाग के शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों सबका आह्वान किया कि हमको अपने 1 दिन का वेतन इस महामारी से बचने के लिए देना चाहिए और मुझे प्रसन्नता है कि 76 करोड़ की धनराशि मेरी उस अपील पर हमारे विभाग के सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों ने 1 दिन का वेतन इकट्ठा किया और अब तक उत्तर प्रदेश में इतने वो सबसे बड़ी धनराशि किसी विभाग के द्वारा। बिल्कुल, ये तो हम लोगों को ध्यान है कि अभी तक इतना बड़ा अमाउंट किसी ने नहीं दिया जी। इसी बीच बच्चों का नुकसान ना हो, जो ये सत्र नहीं चल पाया 1 अप्रैल से, और ये कड़ी कहीं टूट ना जाए, जो लगातार 3 साल से हम योगी सरकार में उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की कोशिश कर रहे थे, इसको कहीं धक्का ना पहुंचे, इसलिए हमने एक और अपील की, अपने अधिकारियों से भी कहा, शिक्षकों से भी अपील की कि सब लोग प्रयास करके ऑनलाइन क्लासेस चलाने का कोशिश करें ताकि बच्चे, इसके पीछे 2 हमारा उद्देश्य था। एक तो बच्चे पूरे ट्रामेटिक सिचुएशन में थे, वो कोरोना महामारी की चर्चा, टेलीविजन पर उसकी खबरें और अखबारों में उसके समाचार, घर परिवार में उसकी बातचीत, लग रहा था कि कोई बड़ी आपदा आ गई मानव जाति के समक्ष। तो बच्चे उस तनाव के वातावरण से बाहर निकले और उनकी पढ़ाई लिखाई में जो नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई भी हो, उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाने का हम लोगों ने प्रयास किया। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे 90% स्कूल जहाँ गाँव में हैं, गरीब मजदूर किसान के बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों के हमारे टीचर्स ने अथक परिश्रम करके बड़ी संख्या में बच्चों को जोड़ करके ऑनलाइन क्लासेस भी चलाए। तो लगातार हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठकें होती रही, बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ कॉन्फ्रेंसिंग होती रही और लॉकडाउन के बाद नए सत्र की तैयारियां चलती रहीं। तो हम तो एक भी दिन खाली नहीं रहे, हम और हमारा विभाग लगातार काम कर रहे हैं। अच्छा, पीएचडी हैं आप, इकोनॉमिक्स में आप पीएचडी हैं, अर्थशास्त्र आपका प्रिय विषय भी रहा है। अब बदले माहौल में एक तो 2 बातें हो रही है कि अब हमें कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स कुछ अलग सोचना होगा कि अगर ऐसी परिस्थितियां वगैरह होती है तो एक नज़रिया बदलना होगा, शिक्षा का भी नज़रिया बदलना होगा कि ऐसी परिस्थितियों में किस तरह से शिक्षा का जो सत्र है वो भी चलता रहे और टीचर्स पढ़ाएं भी, एक ये हो गया है। और दूसरा अर्थशास्त्र के हिसाब से कि कैसे हम वापस अपने पटरी पे आएँ। एक हमारे पास साधन संसाधन सीमित है, हमारा अपना बजट भी सीमित है, तो इन सब को लेकर के सबसे पहली बात तो विभाग की ही शुरू की जाए कि जो मोड ऑफ एजुकेशन है उसको किस नए रूप में देखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के हमें, जो प्रधानमंत्री जी भी कह रहे थे कि जीना होगा, इसके साथ ही इससे बचाव के साथ साथ जीना होगा, सीखना होगा। देखिए आलोक जी, सामान्यतः 25 वर्ष की एक पीढ़ी मानी जाती है कि हर 25 वर्ष में पीढ़ी बदल जाती है। उस हिसाब से सोचें तो पिछले 100 सालों में जी जिनकी उम्र 100 साल की है उनको भी इस तरह की कोई घटना याद नहीं। तो एक तरह से 4 पीढ़ियों के बीच में ऐसी पहली महामारी, ऐसी पहली घटना, जब एक तरह से पूरी दुनिया लॉक हो गई थी, सब लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे, सब कुछ ठप हो गया था, लोग पहले अपनी जान बचाएं कि अपना रोजगार करें, अपना काम करें। ये इस परिस्थिति के कारण निश्चित रूप से पोस्ट कोविड एक नई दुनिया होगी सामने, एक नया समाज होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जीने का एक नया तरीका होगा।
और जितने बेलौस और बिंदास तरीके से जीवन पहले चलता था वैसा नहीं चलेगा, क्योंकि अभी आने वाले महीनों में काफ़ी दिनों तक सावधानी बरतनी पड़ेगी, शारीरिक दूरी को बनाए रखना पड़ेगा, बड़े आयोजनों को रोकना पड़ेगा, उद्योग धंधों में जो काम करने के तरीकों को लेकर के बड़ी सतर्कता की जरूरत पड़ेगी। और इस बीच पूरी दुनिया एक साथ जो ठप रही है, इसके अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं उसको समझ सकता हूँ, उसकी व्याख्या मैं इस रूप में करता हूँ। पूरी श्रृंखला टूटी है। जैसे मान लीजिए 3 महीने तक अगर कुछ चीज़ों का उपभोग नहीं हुआ, तो जो उत्पादन हुआ था, जो होलसेल जो ट्रेडर्स थे, जो थोक विक्रेता थे, उनके पास स्टॉक पड़ा रह गया। उनके पास स्टॉक पड़ा रह गया तो फैक्ट्रियों में नया कोई ऑर्डर नहीं देंगे। जब नया ऑर्डर नहीं होगा तो नया उत्पादन नहीं होगा, नया उत्पादन नहीं होगा तो नया रोजगार नहीं होगा। तो एक तो सप्लाई साइड की क्राइसिस, और दूसरे जब नया रोजगार नहीं होगा, नया निवेश नहीं होगा तो नई मांग भी नहीं होगी। मांग नहीं होगी तो फिर बिक्री नहीं होगी, फिर आमदनी नहीं होगी। तो एक तरह से पूर्ति पक्ष और मांग पक्ष दोनों से एक संकट इस बीच खड़ा हुआ है। और इसका असर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा दिनों तक रहेगा। लेकिन मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। कितने दूरदृष्टा हैं वो, जब दुनिया के कई देशों ने इस महामारी की भयावहता के बारे में आकलन भी नहीं किया था जी। उस समय एकदम समय से पहले लॉकडाउन लागू करके जिस तरह की परिस्थिति उन्होंने इस देश को जिन परिस्थितियों से बचाया, आप देखिए बड़ी संख्या में प्रवासी अपने घरों को मुंबई दिल्ली से वापस लौट रहे हैं, जिसके कारण हर जगह संक्रमण पहुंचा है। फिर भी कोई आपाधापी नहीं है, कोई अराजकता नहीं है, कोई बदहवासी नहीं है, क्योंकि इन 2 महीनों में हमारा देश पूरी तरह से तैयार हो गया। हम लाखों पीपीई किट न केवल अपने लिए बना रहे हैं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को उपलब्ध करा रहे हैं। आपने देखा है हाइड्रोक्लोरोक्विनिन की गोलियां करोड़ों की संख्या में अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों को उपलब्ध कराई। आज हम पर्याप्त मात्रा में मास्क बना रहे हैं, दुनिया को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर बना रहे हैं। हमने कोविड के लिए उत्तर प्रदेश में, आपने मुख्यमंत्री जी का बयान देखा होगा, 1 लाख बेड कोविड के मरीजों के लिए उत्तर प्रदेश में तैयार कर लिए। पूरे देश में 10 लाख से अधिक बेड हमने तैयार कर लिए हैं। हमने अपने मेडिकल स्टाफ, पैरा मेडिकल स्टाफ को पूरी तरह से ट्रेंड कर लिया है। हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस और हमारी जनता पूरी तरह से इस महामारी से निपटने के लिए प्रशिक्षित हो चुकी है। और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को भी अपनी दूरदृष्टि से आकलन करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से दिहाड़ी मजदूर और मनरेगा के माध्यम से, छोटे छोटे रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान चलाकर, जो नारा देकर के और जीडीपी के 10% राशि के बराबर 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी करके भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालने का प्रयास उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि इस पूरे संकट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था किसी संकट में नहीं रहेगी। ऐसा प्रबंधन, ऐसा प्रयास मोदी सरकार ने और हमारे योगी सरकार ने, अन्य प्रदेशों की सरकारों ने करना शुरू कर दिया। आपको लगता नहीं है कि क्या भारत न सिर्फ उसने अपने जो योगा से लेकर के जो उसकी इम्यूनिटी थी, जो क्लोरोक्विन था, वो सब उसने दुनिया भर में दिया, दुनिया भर से उसको धन्यवाद मिला, जहां उसने स्वयं को एक संयमित रह करके, लॉकडाउन में रह करके दिखाया कि हम वो देश है जो किसी एक आवाज पर हम बात भी मानेंगे। क्या ये आपको लगता है कि भारत एक बदलता हुआ भारत हो गया कोविड में, और भी उसे साबित करने का मौका मिला? देखिए, भारत का इतिहास रहा है, जब भी दुनिया किसी संकट में रही है, जब भी विश्व मानवता के सामने कोई संकट आया है, हमेशा राह भारत ने ही दिखाई। और वही हुआ है इस कोरोना काल में भी। भारत एक तरह से विश्व का नेतृत्वकर्ता बनकर उभरा है। भारत और भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के लिए एक रोल मॉडल के रूप में दिखे हैं। तमाम सारे जगहों पर लोगों ने बात नहीं मानी, अपने नेतृत्वकर्ताओं ने, लोगों ने लॉकडाउन किया, उसका पालन नहीं किया लोगों ने। लेकिन हमारे देश में लॉकडाउन तो 24 को हुआ, 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के एक निर्देश पर कोई नियम कानून नहीं था, उस समय कोई आदेश जारी नहीं हुआ था, एक अपील थी जनता कर्फ्यू की। और आपने देखा होगा पूरा देश घर में बंद रहा दिन भर, और शाम को निकलकर कोरोना वॉरियर्स के उत्साहवर्धन के लिए ताली थाली और घंटी बजाकर इनका स्वागत किया। जैसा जैसा निर्णय माननीय मोदी जी ने लिया, उसके साथ पूरा देश, इतने नहीं दुनिया भर में बसे हुए भारतीयों ने उनकी अपील को माना, क्योंकि उनके पिछले 6 साल के कार्यकाल से देश की जनता में विश्वास पैदा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी देश के लिए जीते हैं, हमारे लिए जीते हैं, जो कुछ करते हैं हमारे लिए करते हैं। जिस तरह से दुनिया के अमेरिका जैसे सर्वशक्तिशाली देश को, ब्राजील जैसे बड़े देश को हाइड्रोक्लोरोक्विनिन की जो सप्लाई की, जिसमें ब्राजील के प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी जी तो हमारे लिए हनुमान की तरह संजीवनी बूटी उन्होंने भेज दी।
जिस तरह से ट्रंप ने आभार व्यक्त किया, तो ये जो भूमिका निभाई और उसी समय दुनिया के देशों को संबोधित करना, उसी समय दुनिया का आह्वान करना कि हम सबको मिलकर के इस लड़ाई को लड़ना होगा। भले ही विपत्ति का समय है, लेकिन अर्थव्यवस्था में अगर थोड़ा सुधार होता है, चाइना की अर्थव्यवस्था को देखा जाए, वहाँ जिस तरह से एक विश्वास का माहौल टूटा है, लगता है कि भारत के लिए एक नया कोविड पोस्ट में तो एक नया भारत, एक मजबूत भारत, सशक्त भारत की पूरी परिकल्पना नजर आ रही है। बिल्कुल, इस एशियाई परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से चीन बहुत तेजी से दौड़ रहा था जी, चीन के अंदर का खोखलापन, चीन के नीतियों में विश्व मानवता के कल्याण की चिंता नहीं करना, इतने बड़े संकट से जितने समय से अवगत कराया जाना चाहिए था विश्व को नहीं कराना, एक तरह से चीन के व्यवहार में जिम्मेदारी का अभाव, इन सब कारणों से अब दुनिया भारत की ओर देख रही है। कोविड को लेकर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। एक तस्वीर जो कि हम सब लोग कहीं ना कहीं असहज हुए थे जब प्रवासी मजदूर मुंबई से और गुजरात से, राजस्थान से निकले, कहीं पटरियों पे, कहीं सड़कों पे, तो उसने हम सब लोग को झकझोरा कि आखिर कहाँ हमसे थोड़ी बहुत चूक हो गई। पर ऐसे में जो विपक्ष का रवैया था उसको लेकर के आप लोग क्या राय रखते हैं कि जहां आपदा में सब लोग मदद करने को तैयार थे, सरकार अपनी हर पूरी कोशिश कर रही थी, संगठन के तौर पे, कार्यकर्ता के तौर पे भी आप सब लोग लगे हुए थे, तो यहाँ तो बसों का भी हिसाब किताब हो रहा था। और देखिए आलोक जी, कांग्रेस जब भी विपक्ष में रही है, कभी भी उसने जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका का निर्वहन नहीं किया। मेरा राजनीतिक अनुभव कम है, मेरी उम्र कम है, लेकिन फिर भी जितना पढ़ा है, समझा है, उस आधार पे कह रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी चाहे सत्ता में रही हो, चाहे विपक्ष में रही हो, हमेशा उसी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। तो कांग्रेस का तो ये हमेशा रवैया रहा है। कांग्रेस ये मान के चलती है कि हम सत्ता के लिए ही पैदा हुए हैं, ये हमारा राजतंत्र है, हम इसके राजा हैं, इसलिए जब भी विपक्ष में होते हैं तो वो सरकार की आलोचना इस हद तक करते हैं कि वो एक तरह से देश की आलोचना हो जाती है। ये बड़ी विपत्ति थी। लॉकडाउन इसलिए लागू किया गया था ताकि जो संक्रमित व्यक्ति है उसके द्वारा कहीं और संक्रमण ना फैले, इसलिए ये हुआ कि जो जहां है वहीं रहे। केंद्र सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही थी, ज्यादातर राज्य सरकारें अपने स्तर से प्रयास कर रही थी, लेकिन इसमें पहली लापरवाही कह लीजिए या जानबूझकर किया गया पता नहीं, लेकिन पहली घटना हुई दिल्ली में, जो अरविंद केजरीवाल सरकार की लापरवाही के कारण बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोग आ गए। अब उत्तर प्रदेश की सरकार एक जिम्मेदार सरकार है, तो वो अपने लोगों को इस तरह से नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए रातों रात 5000 से अधिक बसें लगा करके हमने उनको उनके घरों तक पहुंचाया। कोटा में हजारों बच्चे फंसे थे, वो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले बच्चे, घर परिवार के बाहर अवसाद की स्थिति में थे, आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच रहे थे, उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया। हम धीरे धीरे हमारे प्रवासी मजदूर भी, भारत की एक प्रवृत्ति है, लोग पारिवारिक मूड के हैं, जब संकट आता है तो घर की ओर वो वापस लौटना चाहते हैं, इसलिए लोगों के मन में जब ये बेचैनी हुई कि लॉकडाउन हो सकता है लंबा चले, वो अपने घर जब वापस आना चाह रहे थे, तो उसके लिए भारत सरकार ने प्रबंध किया, ट्रेनों का इंतजाम किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग आएंगे, कोई किराया नहीं देना होगा, 85% खर्च भारत सरकार वहन करेगी, 15% खर्च संबंधित राज्य सरकारें देंगी। संबंधित राज्य सरकारें अपने यहाँ रह रहे हुए ऐसे श्रमिकों और प्रवासियों की लिस्ट देंगी और उनको लाया जाएगा। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें थी, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, उन्होंने रेलवे का सहयोग नहीं किया, उन्होंने रेलवे को सूची नहीं सौंपी, उन्होंने उनको वापस लाने में मदद नहीं की, उल्टे बसों की राजनीति शुरू कर दी। अगर आपको बसें लगानी थी तो पंजाब से बसों में उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को क्यों नहीं भेज दिया? राजस्थान सरकार ने अपनी बसों को उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं भेज दिया? या राजस्थान की बसों को दिल्ली के बॉर्डर पर लगाकर उत्तर प्रदेश क्यों नहीं भेज दिया? खाली बसें भेज करके एक स्टंट करना, और अंतिम समय में जब सब कुछ सामान्य होने लगा था, जब हम एक बड़े संकट से पार हो गए थे, उस समय ये जताना कि हमको बड़ी चिंता है लोगों की, वो जनता ने भी देखा है, मीडिया ने भी देखा है। और उनका जो राहुल प्रियंका की जो नौटंकी है, वास्तव में मैं जितना समझ पाया हूँ, भविष्य में इसका परीक्षण होगा कि ये लड़ाई राहुल और प्रियंका के बीच ज्यादा है, ये वर्चस्व की लड़ाई है। राहुल रिजेक्ट हो चुके हैं, राहुल को देश की जनता ने भी रिजेक्ट कर दिया है, कांग्रेसियों ने भी रिजेक्ट कर दिया है। अब लगभग आप ये कहें कि चुनाव की तरफ हम बढ़ चुके हैं, अब कुछ समय के बाद एक चुनाव की मुद्रा में सरकार हो जाएगी। ऐसे में आपसे भी एक रिपोर्ट कार्ड लिया जाएगा, बेसिक शिक्षा का रिपोर्ट कार्ड लिया जाएगा।
देखिए, एक तो जैसे पिछला चुनाव हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में लड़ा था, तो मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर लड़ा था कि जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार काम कर रही है, जिस तरह से देश भर में बीजेपी की सरकारें विकास कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में हम आएंगे तो वही करेंगे। अब तो हमारे पास, हम कहते हैं, डबल इंजन की गाड़ी है। मोदी सरकार के पिछले, जब चुनाव 22 में होगा, तो मोदी सरकार के 7-8 साल की लगभग उपलब्धियां, और योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में आज इन्हीं 3 सालों में, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इतने काम किए हैं जितने 70 सालों में नहीं हुआ। चाहे वो सड़कों के मामले में हो, चाहे बिजली के मामले में हो, चाहे रोजगार के मामले में हो, चाहे स्वरोजगार के मामले में हो, चाहे किसानों के मामले में हो, चाहे उनके उपज की मूल्य, उनकी खरीदारी, चाहे गन्ना किसानों का भुगतान। आप सोचिए, 75,000 करोड़ रुपए से लगभग 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना किसानों का भुगतान करना हो। हर फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में देखेंगे, महिलाओं के बारे में हो, चाहे अभी इतना बड़ा जो संकट था, लोगों को लगता था कि अरे उत्तर प्रदेश में पहले से इतनी बड़ी आबादी, और फिर ये आप समझिए कि लगभग 4,000 ट्रेनें अभी तक चली हैं जिनसे प्रवासियों को लाया गया है, और लगभग 52 लाख लोग पहुंचाए गए अपने घरों को। उसमें से 1500 से अधिक ट्रेनें उत्तर प्रदेश में आई हैं। लगभग 25 लाख अपने प्रवासी लोगों को अपने प्रदेश में लाया गया। न केवल लाया गया, बल्कि उनको उनकी स्क्रीनिंग कराना, आवश्यकता पड़ने पर जांच कराना, क्वारंटाइन कराना, उनको राशन के किट देना, उनको 1,000 रुपये का जीवन निर्वाह भत्ता देना। और अब पहली ऐसी घटना है देश में कि कोई मुख्यमंत्री इन सब की स्किल मैपिंग करा रहा है कि किसके अंदर कौन सा काम करने की योग्यता है, और उस आधार पर देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थानों, औद्योगिक घरानों, औद्योगिक इकाइयों से एमओयू साइन हो रहा है कि कैसे इनको सम्मानजनक रोजगार मिल सके, ताकि ये कोरोना के बाद की परिस्थितियों से इनका जीवन प्रभावित ना हो। ये सब जो इन कोशिशों ने, खासकर इस संकट के दौरान, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और योगी सरकार ने जिस तरह की कुशलता से प्रबंधन किया है, कहीं किसी तरह का कोई त्राहिमाम नहीं मचा, कोई अराजकता नहीं हुई, कोई अव्यवस्था नहीं हुई, लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से इन सब उपलब्धियों, शिक्षा क्षेत्र में जो काम हुए हैं, रोजगार देने के लिए जो काम हुए हैं, चिकित्सा क्षेत्र में जो काम हुआ है, आज़ादी के बाद हमारे प्रदेश में 8 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, कुल 70 सालों में 12 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। आज हम 34 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में काम करना शुरू कर दिए। जो योगी सरकार जिस तरह से काम कर रही, लग रहा आने वाले दिनों में जैसे हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज होगा। कई नए विश्वविद्यालय बने, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। किसानों के क्षेत्र में जिस तरह से नए नए शोध, हर विश्वविद्यालय में शोध पीठों की स्थापना, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, और जिस तरह से ये सब सारे काम हो रहे हैं, तो हम मोदी सरकार की उपलब्धियों और अपनी योगी सरकार की उपलब्धियों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। और जहां तक रही मेरी बात, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, मैं नहीं, अब मेरे क्षेत्र की जनता कहती है कि बड़े बड़े नेता वहां पर हुए, विधानसभा अध्यक्ष ने वहां का प्रतिनिधित्व किया, आदरणीय श्री माता प्रसाद पांडे जी ने 30 साल वो वहाँ, मतलब 6 बार विधायक रहे, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे। लेकिन हमारे यहाँ कोई राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं था, ITI नहीं था, पॉलिटेक्निक नहीं था, एक भी टाउन एरिया नगर पंचायत नहीं था, पशु अस्पताल नहीं था। ये सारी चीज़ें सब निर्माणाधीन हैं। आज एक साथ स्वयं मुख्यमंत्री जी ने राजकीय डिग्री कॉलेज का वहाँ शिलान्यास किया। राजकीय डिग्री कॉलेज, राजकीय ITI, राजकीय पॉलिटेक्निक, ये 3 चीज़ें निर्माणाधीन हैं। 2 नगर पंचायतें, इटवा और बिस्कोहर, काम करना शुरू कर दिया। हमारे खुनियाव ब्लॉक में पशु अस्पताल बन रहा है। हमारे स्टेडियम का, मिनी स्टेडियम का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भारत सरकार को भेजा जा चुका है। धन मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ बस स्टेशन अभी तक नहीं था, तहसील मुख्यालय होते हुए भी बस स्टेशन की स्वीकृत सैद्धांतिक रूप से योगी सरकार ने दे दी है। जमीन नहीं मिल रही, जमीन की तलाश कर रहे हैं, जमीन मिलते ही वो शुरू हो जाएगा। हमारी तहसील में फायर स्टेशन नहीं था, अभी तक 30 वर्षों से ऊपर वो तहसील बने हो गया। उसकी प्रशासनिक स्वीकृति योगी सरकार ने दे दी है। वित्तीय स्वीकृति होने वाली थी, तब तक ये कोरोना आ गया। तो मेरे क्षेत्र में तो लोग कहते हैं, हमारे क्षेत्र की जनता कहती है कि आज़ादी के बाद जितने काम नहीं हुए थे, वो सब काम इन 3 सालों में हुए हैं। तो मोदी सरकार की उपलब्धियां, योगी सरकार की उपलब्धियां, और अपने व्यक्तिगत प्रयासों से कई सड़कें, कई दर्जन नई सड़कें, विधानसभा क्षेत्र की सारी बड़ी बड़ी सड़कें, उन सब का नवीनीकरण और चौड़ीकरण, ये सब हो रहा है। तो हम काम के आधार पर, विकास के आधार पर जनता के बीच जाएंगे। मैं ऐसी एक लेख देख रहा था जिसमें जो हमारा एवरेज आता है एक बच्चे के ऊपर, तो देश भर में 11,252 रुपये है एक बच्चे के ऊपर सरकारी खर्चा, और उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो 13,102, मतलब सरकारी खर्चा भी इन पे ज़्यादा आता है। पर एजुकेशन का जो क्वालिटी है, मतलब आप इसे ईमानदारी से मानिएगा कि क्या वो क्वालिटी हम दे पा रहे हैं? हम पहले इन बातों को लेकर सवाल उठता था, लेकिन मैं आपसे कहूंगा एक बार आप इन 3 सालों का मूल्यांकन करिए। इस समय आप समीक्षा करेंगे,
जैसे शायद क्या किसी ने कल्पना की थी कि इस लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। हमने गूगल के ऐप का इस्तेमाल किया, हमने व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया, हमने दूरदर्शन उत्तर प्रदेश का टाइम स्लॉट लिया, हमने आकाशवाणी का उपयोग किया, हमने दीक्षा पोर्टल हमारा है जिसमें 5000 से अधिक वीडियोज हैं उनका इस्तेमाल किया। हमारे गांव के बच्चों को हमारे पास वो तस्वीरें भेजी गई जब गांव के बच्चे मोबाइल के पास बैठ करके और टीचर्स उनको होमवर्क देते थे, फिर वो बच्चे होमवर्क करते थे, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते थे, उनको चेक करते थे। बहुत सारा परिवर्तन आया। मैंने आपसे कहा कि निष्ठा के माध्यम से हमने एक बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। हमने स्कूलों में योगा को अनिवार्य किया, हमने पेरेंट टीचर मीटिंग शुरू की है। आपको प्रसन्नता होगी जानकर इस साल लॉकडाउन से पहले ही हमारे प्राइमरी स्कूलों में, अपर प्राइमरी स्कूलों में वार्षिक समारोह हुए हैं। हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। तो हम लगातार वो दौर बदलने की कोशिश कर रहे हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन 5 वर्षों के योगी सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद जब उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग की और इसमें पठन पाठन के वातावरण की, इसमें स्टूडेंट फैसिलिटीज़ की, इसमें स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की जब समीक्षा होगी तो एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ी छलांग लगाता हुआ उत्तर प्रदेश नजर आए। थोड़ा सा ऐसा सवाल है जो भविष्य के गिरद में है, लेकिन जब आप चुनाव में जाएंगे तो मान लें कि बच्चे कुर्सियों पे बैठे होंगे प्राथमिक वाले, या मान लें कि उनके जो ठंडियों की जो ड्रेसें हैं वो ठंडियों में ही मिल जाया करेगी, क्योंकि पहले देखा गया कि स्वेटर वगैरह बहुत देर से मिला है। आपको इस बार शिकायत नहीं मिली होगी, आपको इस बार नहीं, आप सुधार जरूर है। चीजें पटरी पर आ गई और इस बार ही हम लोगों ने ठंडी शुरू होने से पहले बच्चों को स्वेटर उपलब्ध करा दिया। अगली बार हम और जल्दी करने के प्रयास में हैं। और रही बात फर्नीचर की, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहते, लेकिन बिना वादा किए बहुत सारी चीजें जैसे कर रहे हैं वैसे इस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं। बतौर मंत्री होने के नाते एक चिंता भी होगी कि जो प्रॉफिट मेकिंग प्राइवेट स्कूल्स हैं, फीस, इस माहौल में भी उन्होंने फीस को लेकर के एक विवाद खड़ा कर दिया है। तो इस माहौल के साथ साथ ये जो फीस वृद्धि, ड्रेस बदल देना, ये एक व्यवसाय, मतलब जो आम आदमी है उसके लिए भी तो मुश्किल हो रहा है, और ये आपके लिए चुनौती भी है कि इन सब चीजों में समानता लाए। सरकार ने इसको लेकर के विस्तृत गाइडलाइन जारी की है, उसका पालन सबको करना पड़ेगा। जो नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। क्या एक चिंता एक इस बात की भी है कि ड्रॉप आउट हो जाते हैं 8वीं के बाद, पता लगता है कि बच्चियां नहीं आती हैं, और साथ में दूसरी चीज ये भी देखने को मिलता है कि जो शिक्षा को लेकर के कि कहीं ना कहीं क्वालिटी को एक बहुत ही गंभीर माना गया है, और आप लोगों ने बड़ी इसको गंभीरता से लिया है। हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे योगी सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद जब कोई इंडेक्स बनेगा और जब इसका मूल्यांकन होगा तो मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि गुणवत्ता के स्तर पर भी उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत बेहतर है। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा स्वतंत्र प्रभार मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी, अर्थशास्त्र के बहुत बड़े कहा जाए जानकार भी हैं। उन्होंने पोस्ट कोविड के बाद क्या इसमें बदलाव आ रहा है, उसके साथ साथ शिक्षा को भी कैसे लेकर के चलना है, बेसिक शिक्षा में क्या तब्दीलियां आ रही हैं और कितना बदल गया है, उसको बहुत ही मेहनत के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि पुरानी समस्या है और जड़ से खत्म करने में समय लगता है, और निश्चित तौर पर जड़ से इसे खत्म करने की कोशिश भी हो रही है, और उसका फायदा भी योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी को इसलिए भी मिलेगा कि चुनाव नजदीक है और काम अच्छा होता है तो जनता भी उसको सराहती है। आपका मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, हमारे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।